स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे एक्सपेक्टेड एडिक्विटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए जनरल अवेयरनेस के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर वाइज दोस्तों टॉपिक सारे के सारे कवर कर रहे थे। जो भी टॉपिक बनते हैं इसमें रहने वाला है ये आर्ट एंड कल्चर, और ये क्वेश्चन बेस्ड है एनसीईआरटी के ऊपर। जो क्वेश्चन फेज 13 में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे लैंग्वेज वाले, ठीक है, लेंथी लंबी लंबी लैंग्वेज थी, उस टाइप के क्वेश्चन सारे के सारे हम चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आर्ट एंड कल्चर मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ये एसएससी में, हमेशा टीसीएस का तो फेवरेट टॉपिक रहा है, और एडुकेटेड भी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जैसे कि फेज 13 में पूछे थे आर्ट एंड कल्चर से कुछ क्वेश्चन, यहाँ आपके एग्जाम में दोस्तों एसएससी सीजीएल में भी अभी जो एडुकेटी एग्जाम लेगा उसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुदूर अतीत का वह काल जब कोई कागज या भाषा या लिखित शब्द नहीं थे और इसलिए कोई पुस्तक या लिखित दस्तावेज नहीं थे, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल की कला एवं संस्कृति के बारे में हमारे ज्ञान का स्रोत निम्नलिखित है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, पहले खुद से क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। प्रागैतिहासिक काल का दोस्तों कला और संस्कृति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जो ज्ञान के स्रोत हैं वो है खुदाई स्थलों से उपलब्ध सामग्री और गुफा की दीवारों पर बने चित्र। राइट आंसर होगा यहाँ पे 2 और 3 होगा। ठीक है, पहला नहीं होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ये बताना कौन सा सही कथन है। पहली स्टेटमेंट है, पूर्व ऐतिहासिक काल के चित्र विश्व भर में केवल मध्य भारत के गुफाओं में पाए जाते हैं। स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, क्योंकि पूर्व ऐतिहासिक काल के चित्र विश्व भर में पाए जाते हैं, ना कि सिर्फ मध्य भारत की गुफाओं में। उदाहरण के लिए फ्रांस में लास्को गुफाएं, स्पेन में अल्टामीरा गुफाएं। ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, ध्यान रखिए, गलत है। कथन 2, स्टेटमेंट 2 कहता है उनके चित्र के विषय मानव आकृतियां, मानवीय गतिविधियां, ज्योमेट्रियां, डिजाइन एवं पशुओं के प्रतीक थे। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में मानव आकृतियां, मानवीय गतिविधियां जैसे शिकार, नृत्य, ठीक है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन और पशुओं के चित्र प्रमुख विषय थे। ये चित्र उस समय के मानव जीवन के बारे में हमें दर्शाते हैं या बताते हैं। तो यहाँ पे केवल 2 ये गलत है, ये ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश की ग्रेनाइट चट्टानों ने नवपाषाण मानव को अपने चित्रों के लिए उपयुक्त कैनवास प्रदान किए। तो ध्यान रखेंगे आप, ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। नवपाषाण काल के दौरान दक्षिण भारत विशेषकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के ग्रेनाइट चट्टानीय क्षेत्रों में शैल चित्रों का शैल मीन पत्थर वाले चित्रों का विकास हुआ। ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, उपगल्लू, टिकलीहल एवं टेकल कोटा दक्षिण भारत के कुछ ऐसे स्थल हैं जहां नवपाषाणकालीन चित्र प्रमुखता से पाए गए हैं। ये स्टेटमेंट भी दोस्तों ध्यान रखेंगे। कुकगुल्लू, टिकलीहल और टेकल कोटा दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन ये स्थल हैं। इन स्थलों पर बड़ी संख्या में नवपाषाणकालीन शैल चित्र और कलाकृतियां पाई गई हैं। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य पाषाण काल से जुड़ी विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चित्रों की सबसे बड़ी संख्या मध्य पाषाण काल सेकंड से संबंधित है। ये स्टेटमेंट सही है। ध्यान रखना आपको, मध्य पाषाण काल में शैल चित्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई है और कई महत्वपूर्ण शैल चित्र स्थल इसी काल से संबंधित है। ये स्टेटमेंट दोस्तों ध्यान रखना आपको अपने आप में सही है। सेकंड, इस अवधि के दौरान बनाए गए चित्रों के विषय वस्तु तो अनेक हैं, लेकिन इन चित्रों के आकार छोटे हैं। ये स्टेटमेंट दोस्तों हमने पहले किया था, जैसे वीडियो में इससे पहले किया था, उसमें भी हमने एक्सप्लेन किया था आपको मैंने, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में ठीक है। ध्यान रखेंगे, मध्य पाषाण काल के चित्रों में विभिन्न विषय जैसे कि शिकार, नृत्य, पशु आदि ये सब पाए जाते हैं और इन चित्रों को माइक्रोलिथ
छोटे पत्थर के औजार, जिसे बोलते थे छोटे पत्थर के औजार, क्या बोलते थे? माइक्रोलिथ का उपयोग होता था और चित्रों का आकार भी क्या होता था? छोटा होता था। ये स्टेटमेंट अपने आप में ये भी करेक्ट है। यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहली स्टेटमेंट है, मध्य पाषाण काल के चित्र केवल उन गुफाओं में पाए जाते हैं जहाँ किसी समय लोग रहते थे। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या है? गलत है, क्योंकि कई स्थानों पर चित्र ऐसे स्थलों पर भी पाए गए हैं जहाँ निवास स्थान नहीं थे, लोग रहते नहीं थे, बल्कि क्या थे? वो धार्मिक अनुष्ठानिक स्थान थे। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। सेकंड, कुछ सबसे कुछ सबसे खूबसूरत पेंटिंग शैल आश्रयों पर बहुत ऊंचे सतल पर स्थित है। यह शैल आश्रय सतलों की छत के निकटस्थ है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ध्यान रखना आपको सही है, क्योंकि पुरातात्विक सतलों पर शैल चित्रों को ऊंचाई पर या गुफाओं की छत के पास पाया गया है, जो उन्हें प्राकृतिक तत्वों से बचाने में मदद करता था और शायद किसी विशेष महत्व को दर्शाता था। यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका डी, ठीक है। मतलब सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, ओनली बी। ऑप्शन कौन सा होगा? ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता की कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट है, मानव एवं पशुओं की आकृतियों का चित्रण प्रकृति में अत्यधिक यथार्थवादी था। ये दोस्तों स्टेटमेंट क्या है? अपने आप में ठीक है ना? मानव एवं पशुओं की आकृतियों का चित्रण प्रकृति में अत्यधिक यथार्थवादी मतलब कि रियलिस्टिक था, क्योंकि अंगों की बनावट असली अंगों जैसी होती थी। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। सेकंड, हड़प्पा सतलों पर पत्थर, कांस्य या टेराकोटा की मूर्तियां बहु आयत में पाई गई हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है, ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सतलों से पत्थर, कांस्य और टेराकोटा की मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली हैं, जो इन सभ्यता की कलात्मक उत्कृष्टता को दर्शाती है, रिप्रेजेंट करती है। राइट आंसर होगा यहाँ पे 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी के विभिन्न उत्खनन स्थलों से प्राप्त मोहरें निम्नलिखित हैं। पहला, तेलखड़ी। दोस्तों अधिकांश हड़प्पा मोहरें सेलकड़ी से बनी थी, जो एक प्रकार का मुलायम पत्थर था। ये अपने आप में देखो इंक्लूड होगा, ठीक है। उसके बाद गोमेद, गोमेद मोरों का निर्माण, गोमेद का भी ठीक है, मोरों का निर्माण में गोमेद का भी उपयोग किया जाता था। ये भी ठीक है, ये भी इंक्लूड होगा। चकमक पत्थर, चकमक पत्थर दोस्तों ध्यान रखेंगे, कुछ जो मोहरें थी चकमक पत्थर से बनाई गई थी। ये भी ठीक है। तांबा, तांबा की मोहरें भी पाई गई हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा। लेकिन लोहा, ये गलत है। लोहा का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों के लिए नहीं किया जाता था, क्योंकि उस समय लोहा युग का आगमन नहीं हुआ था। ये दोस्तों नहीं होगा, ये गलत है। तो 1, 2, 3, 4 राइट आंसर होगा कौन सा? बी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन का उत्तर क्या कह सकते हैं चयन करें। स्टेटमेंट है, स्तूपों एवं विहारों के निर्माण के साथ साथ खड़े स्तंभ मौर्य शासकों द्वारा निर्मित एक कलात्मक नवाचार थे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, मौर्य शासकों ने स्तूपों और विहारों के साथ साथ खड़े स्तंभों का निर्माण करवाया था, ध्यान रखेंगे आप। ये स्तंभ विशेष रूप से अशोक के स्तंभ अपनी कलात्मक और पॉलिश की हुई सतह के लिए जाने जाते हैं। इन्हें भारतीय कला में एक महत्वपूर्ण नवाचार माना जाता है। ये स्टेटमेंट ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। सेकंड, मौर्य स्तंभ चट्टानों से काट कर बनाए हुए खंभे हैं। यह उस अकमनी स्तंभों के विपरीत हैं जो कारीगरों द्वारा टुकड़ों को जोड़ कर बनाए थे। मौर्यों के बारे में, दोस्तों मौर्य स्तंभों के बारे में, मौर्य स्तंभ की जो प्रमुख विशेषता थी, वे अखंड पत्थरों से बने थे, यानी उन्हें एक ही चट्टान से काटकर बनाया गया था। और इसके विपरीत हकमनी, हकमनी स्तंभों को अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता था। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सी। क्वेश्चन नंबर 9, यक्ष यक्षिणी एवं पशुओं के स्मारक चित्र शीर्ष आकृतियों वाले स्तंभ 3री शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित चट्टानों से काटकर बनाई गई गुफाएं भारत के विभिन्न भागों में पाई गई हैं। यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति निम्न में से किस धार्मिक संप्रदाय की है? ध्यान रखेंगे आप, यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और जैन धर्म
दोनों से संबंधित है, रिलेटेड है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, सिंह शीर्ष स्तंभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे सारनाथ में बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश यानी धर्म चक्र प्रवर्तन की ऐतिहासिक घटना के स्मरणोत्सव में बनाया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, सिंह शीर्ष स्तंभ का निर्माण सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता था, की ऐतिहासिक घटना के स्मरणोत्सव में इसको बनाया गया था, इसका निर्माण किया गया था। तो ये ठीक अपने आप में। सेकंड, मुकुट चक्र एवं कमल आधार के बिना इस शीर्ष सिंह शीर्ष स्तंभ को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। ये स्टेटमेंट गलत है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाए गए सिंह शीर्ष स्तंभ, मुकुट चक्र, कमल आधार, ये दोनों शामिल है और इन्हें रिप्रेजेंट किया गया है, निचले भाग में दर्शाया गया है। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य काल के बाद भी बरहूत मूर्ति कलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट है, ये मूर्तियां मौर्य काल में यक्ष एवं यक्षिणी की प्रतिमाओं की तरह लंबी है। अपने आप में स्टेटमेंट दोस्तों करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट है, मूर्ति कला के आयतन के निर्माण में कम उभार है, लेकिन ग्राफिक का ध्यान रखा गया है। स्टेटमेंट दोस्तों क्या है अपने आप में ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 में यूनेस्को की विश्व धरोहर धरोहर सतल सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ ध्यान रखेंगे दोस्तों, सांची का जो महान स्तूप मुगल सम्राट अशोक महान ने सॉरी तीसरी शताब्दी में ईसा पूर्व में बनाया था, इसको तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इसको बनाया था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, अशोक मौर्य। क्वेश्चन नंबर 13, मथुरा कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सच है? स्टेटमेंट है, यह बैक्टीरियाई पारथियाई एवं स्थानीय गंधार परंपरा का संगम है। ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। ध्यान रखेंगे, मथुरा कला शैली गंधार कला शैली से अलग है। गंधार कला बैक्टीरियाई पारथियाई और स्थानीय गंधार परंपरा का संगम है, जबकि कह सकते हैं मथुरा कला का विकास स्थानीय लोकल चीजों पर आधारित है, जैसे कि इसमें ग्रीको रोमन रियलिस्टिक विशेषताएं क्वालिटी अपनाई नहीं अपनाई गई है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना आपको दोस्तों, ये गंधार परंपरा का संगम नहीं है, ध्यान रखना आपको, ये गलत है। बुद्ध की प्रतिमा को यक्ष चित्रों की तर्ज पर बनाया गया है। मथुरा कला में बुद्ध की प्रतिमा को यक्ष चित्रों की तर्ज पर बनाया गया था, जो भारतीय कला परंपरा से प्रभावित था। ये अपने आप में स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। यद्यपि बौद्ध धर्म की प्रतिमा बड़ी संख्या में पाई जाती है, वैष्णव एवं शैव धर्मों की प्रतिमाएं भी पाई जाती है। ये स्टेटमेंट भी दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। मथुरा कला शैली में बौद्ध धर्म की प्रतिमाओं के साथ साथ वैष्णव कह सकते हैं, वैष्णव मीन्स विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान और शैव मीन्स शिव भगवान धर्मों की प्रतिमाएं भी बड़ी संख्या में पाई जाती हैं, जो इस शैली की नेचुरलिटी या प्रकृति को दर्शाती है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी अपने आप में करेक्ट है। राइट आंसर होगा 2 और 3 करेक्ट है, पहला गलत है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, गंधार कला शैली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच है? कहता है बुद्ध की प्रतिमा में यूनानी विशेषताएं हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बुद्ध की प्रतिमा में यूनानी विशेषताएं हैं। गंधार कला शैली में बुद्ध की प्रतिमाओं में यूनानी, तो दोस्तों यूनानी शैली है वो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जैसे कि घुंघराले बाल, मूछे, वस्त्रों में सलवटें। ठीक है, ये शैली है किसकी? यूनानी शैली है ये। ठीक है, घुंघराले बाल, मूछे, वस्त्रों में सलवटें, तो ये अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है। बुद्ध की प्रतिमा में क्या है? यूनानी विशेषताएं पाई गई हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है गंधार कला शैली। बुद्ध की बुद्ध के सिर के चारों ओर के भावमंडल का अलंकरण कम है। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में करेक्ट है। गंधार कला में बुद्ध के सिर के पीछे भावमंडल में विस्तृत है।
लेकिन इनका विस्तार क्या है, मथुरा कला शैली की तुलना में कम विस्तृत की है, विस्तार कम है। तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में करेक्ट है। कौशाम्बी एवं सारनाथ में गांधार कला का विकास हुआ। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। कौशाम्बी और सारनाथ मथुरा कला से संबंधित है। किससे रिलेटेड है? कौशाम्बी और सारनाथ, यहाँ पे विकास हुआ है मथुरा कला का। और गंधार कला का दोस्तों जो मुख्य केंद्र था वो है प्रेजेंट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से। ये गलत है। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, सेकंड इज करेक्ट। और स्टेटमेंट वन और टू क्या है, ट्रू है। बाकी पहली ये तीसरी स्टेटमेंट गलत। नंबर 15, बादामी की गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहली स्टेटमेंट है, बादामी प्रारंभिक उस चालुक्य वंश की राजधानी थी जिसने 543 से 598 ईस्वी तक इस क्षेत्र पर शासन किया था। ये स्टेटमेंट आप दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है। बादामी जिसे पहले वातापी के नाम से जाना जाता था, चालुक्य वंश की राजधानी थी, और पुलकेशिन पुलकेशिन प्रथम ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। और यहाँ पे ये स्टेटमेंट कह सकते हैं हम करेक्ट है। सेकंड, इस गुफा को विष्णु गुफा के रूप में जाना जाता था। ये स्टेटमेंट भी दोस्तों अपने आप में ध्यान रखेंगे करेक्ट है। बादामी की गुफाओं में तीन गुफा विशेष रूप से, गुफा नंबर 3 भगवान विष्णु से संबंधित है, जिसमें उनके अलग अलग चित्रों को दर्शाया गया है भगवान विष्णु के। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तीन, बादामी की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र भी पाए गए हैं। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। बादामी गुफा मंदिरों में 3 ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं और एक जैन गुफा है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई भी गुफा नहीं है। ये गलत है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। 1 और 2 करेक्ट है, तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित शासकों में से कौन पनामा लाई, मंगा, मंडा, गापट एवं कांचीपुरम में मंदिरों के निर्माण के लिए उत्तरदायी था? निम्नलिखित शासकों में से कौन पनामा पनामा लाई, मंडा, गापट एवं कांचीपुरम में मंदिरों के निर्माण के लिए उत्तरदायी था? उस शासक का नाम हमें बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका, ये शासक था पल्लव वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, जिसने वास्तुकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इनका नाम है महेंद्र प्रथम। महेंद्र वर्मा प्रथम। इन्होंने मंगापट्टू में एक गुहा मंदिर का निर्माण करवाया था, जो पल्लव गुहा वास्तुकला का प्रारंभिक उदाहरण है। और ध्यान रखेंगे कांचीपुरम में कुछ मंदिरों का निर्माण में इन्होंने योगदान दिया। हालांकि ये भी ध्यान रखेंगे पन्नामलाई में मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया था, जिनको राज सीमा के नाम से भी जाना जाता था। और ये महेंद्र वर्मा के बाद का शासक था, लेकिन रिलेटेड इसी पल्लव वंश से है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? पहला, नायक पेंटिंग केवल केवल महाभारत के प्रसंग को ही दर्शाते हैं। ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। ध्यान रखेंगे नायक पेंटिंग केवल महाभारत के प्रसंगों को तक ही दोस्तों सीमित नहीं थी, बल्कि इनमें रामायण, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ दरबारी जीवन और सामाजिक दृश्यों का भी चित्रण किया गया था। ये गलत है। ये कहता है केवल महाभारत, तो केवल महाभारत तक सीमित नहीं थी, ये गलत है स्टेटमेंट। नायक पेंटिंग कमोबेश क्षेत्रीय संशोधनों और समावेश के साथ विजयनगर शैली का विस्तार थी। ये स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे अपने आप में ठीक है। नायक पेंटिंग वास्तव में विजयनगर शैली का एक विस्तार मानी गई थी, जिसमें स्थानीय और क्षेत्रीय प्रभावों और संशोधनों को शामिल किया गया था, जिससे इसको एक अलग पहचान मिली। यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, मध्यकालीन भारत के बचे हुए अधिकांश कला और वास्तु शिल्प के अवशेष अपनी प्रकृति में पूर्ण धर्मनिरपेक्ष है। ये स्टेटमेंट दोस्तों क्या है? गलत है। ध्यान रखेंगे आप, प्राचीन और मध्यकालीन भारत की कला और वास्तुकला में धार्मिक विषयों, देवी देवताओं, मंदिरों, धार्मिक अनुष्ठानों का गहरा प्रभाव रहा है।
तो हम पूरी तरह से कह सकते हैं ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ये गलत है। सेकंड स्टेटमेंट, पुराणों में वर्णित मिथिक ब्राह्मणवादी धर्म और उसकी धार्मिक संरचनाओं के कथा प्रतिनिधित्व का भाग बन गए। ये स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में सही है। पुराणों में वर्णित मिथक और कहानियां ब्राह्मणवादी धर्म और उसकी विभिन्न धार्मिक संरचनाओं, जैसे कि कह सकते हैं देवी देवताओं की पूजा, अनुष्ठान और सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर होगा, केवल दो सही है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ वास्तुकला शैली की विशेषता है? कहता है इसकी विशिष्टता मधुमक्खी के छत्ते के आकार का वक्रीय मीनार, जिसे शिखर कहा जाता है, का होना है, जो वास्तु तत्वों का एक सलीब आकार के तलीय योजना योजना की परत दर परत से बना होता है। दोस्तों ये एग्जाम्पल माना गया है नागर शैली का, ना कि द्रविड़ शैली का। द्रविड़ शैली का एग्जाम्पल नहीं है ये, किसका है? नागर शैली का, ये गलत है। सेकंड, इसमें पिरामिड आकार का केंद्रीय मीनार होता है, जिसे द्रविड़ शैली में विमान कहा जाता है। दोस्तों ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर परमेश्वरमन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था? ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो वैकुंठ पेरुमल मंदिर है, जो दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में है, इसे बनवाया था परमेश्वरमन द्वितीय ने। ठीक है, और ये मंदिर है किसका? विष्णु भगवान का। यहाँ पे सी विकल्प सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की 2500 ईसा पूर्व की सबसे पुरानी कांस्य मूर्तिकला की प्रतिमा है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना आपको अपने आप में करेक्ट है, ये करेक्ट है। कांस्य की अधिकांश मूर्तियों का उपयोग अनुष्ठान पूजा के लिए किया जाता था और इसकी विशेषता इसका उत्कृष्ट सौंदर्य और सौंदर्य बोधकता है। ये भी स्टेटमेंट दोस्तों ध्यान रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य मूर्तियों का उपयोग अनुष्ठानिक पूजा के लिए जाकर किया जाता था। ये भी अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, नृत्य करते शिव या नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति निम्न में से किस वंश की है? यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, नृत्य करते हुए शिव या नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति कला ये है चोलों के काल की बनाई गई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, इसको बनाया गया है चोल वंश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कहते हैं? उपयोग की जाने वाली सजावटी तकनीकें पच्चीकारी, चित्रा और अरबसक थी। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। मुगल वास्तुकला में विशेषकर ताजमहल की ठीक है इमारतों में पच्चीकारी या पितरादुरा कला जिसको बोलते हैं, पितरादुरा कला आर्ट है। पत्थर में दोस्तों फूल बनाए जाते थे। इस आर्ट में क्या किया जाता है? पत्थरों में फूल का डिजाइन बना दिया जाता था और इसे कहा जाता था अरबस्क। इसमें क्या है? ज्योमितीय के अंदर ज्योमेट्रिकल जो शेप बनती है उसके अंदर उसका फूलों का डिजाइन बना दिया जाता था और इस दोस्तों सजावटी तकनीक का टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। कब? मुगल वास्तुकला में, ये ठीक है, मुगल काल में। सेकंड, मीनार बहुभुज और गोलाकार आकृतियों का मिश्रण है, जो अपनी ऊपरी मंजिल संगमरमर के कुछ उपयोग के साथ बड़े पैमाने पर लाल और बादामी रंग के बलुआ पत्थर से बना है। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में करेक्ट है, ध्यान रखेंगे आप। मुगल काल की मीनारें अक्सर बहुभुजीय और अष्टकोणीय आधार से शुरू होकर ऊपर की ओर गोलाकार या बेलनाकार रूप लेती थी। इनमें लाल बलुआ पत्थर बड़े पैमाने पर उपयोग होता था, जबकि ऊपरी हिस्सों या सजावट में संगमरमर पत्थर का भी यूज किया जाता था। ये भी स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी। एक और दो दोनों सी। क्वेश्चन नंबर 24, लोधी वंश के कब्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
क्या सुल्तानों द्वारा निर्मित अष्टकोणीय मकबरा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लोधी वंश के सुल्तानों द्वारा निर्मित मकबरे जैसे कि सिकंदर लोधी का मकबरा, ये क्या थे? अष्टकोणीय योजना पर आधारित थे। शेप कैसी होती थी? अष्टकोणीय। सेकंड, सुल्तान के दरबारी कुलीनों, सुल्तान के अंदर जो दरबारी कुलीन होते थे, जो कुलीन लोग होते थे, उनके मकबरे कैसे होते थे? आयताकार शेप में होते थे। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन हिंद इस्लामी वास्तुकला की विशिष्ट विशेषता थी? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हिंद इस्लामिक वास्तुकला की विशिष्ट विशेषता थी सुलेख और ज्योमेट्रीय डिजाइन। सुलेख बोला जाता है दोस्तों, जो कुरान की आयतें उनको बोला जाता है सुलेख। और ज्योमेट्रीय प्रतीकों में, सिंबल में आएंगे फूल, पत्ती, कमल, कलश, ये सब आएंगे। तो ये आधारित थी, कह सकते हैं, किस पैटर्न पे? इसकी विशिष्ट हिंद इस्लामिक वास्तुकला की विशिष्ट विशेषता थी, ये इस पे आधारित थी, सुलेख और ज्योमेट्रीय डिजाइन के ऊपर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।